प्यारे विद्यार्थियों, तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 राजनीति विज्ञान, जिसमें सेकेंड इकाई का अपना चैप्टर चल रहा था राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा, अर्थ इनको अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व, यानी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किन किन तत्वों से होता है। राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में जो महत्वपूर्ण तत्व है वो कौन कौन से हैं, उनका कितना योगदान है राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों में पहला तत्व है इतिहास। इतिहास, धार्मिक विश्वास, भौगोलिक परिस्थितियां, सामाजिक आर्थिक परिवेश, विचारधाराएं और इसके साथ अन्य तत्व हैं। अन्य तत्व में आ जाएंगे जैसे रीति रिवाज है, शिक्षा का स्तर है, ये आ जाएंगे किसमें, अन्य में। भाषा, रीति रिवाज और शिक्षा का स्तर वगैरह, ये भी राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखो, इतिहास का राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में क्या योगदान है, कितना योगदान है। इसमें देखो, किसी भी व्यवस्था का मतलब है कि दुनिया की अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग प्रकार की राज व्यवस्था चल रही है। तो किसी भी व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और उसका विकास उस देश की ऐतिहासिक परंपराओं और प्रचलित मूल्यांकनात्मक प्रणालियों के द्वारा होता है। प्रचलित मूल्यांकनात्मक प्रणाली का मतलब है कि उस राज व्यवस्था में, उस देश के अंदर कौन सी परंपरा प्रचलित है और कौन सा मूल्यांकनात्मक प्रणाली चल रही है, उनके द्वारा राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। तो ये जो प्रचलित परंपरा है और मूल्यांकनात्मक प्रणाली है, इनकी जो जानकारी है वो कहां से प्राप्त होती है, इतिहास से प्राप्त होती है। तो इतिहास का राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब देखो, इसमें भारत की राजनीतिक संस्कृति संवैधानिक, यानी भारत की राजनीतिक संस्कृति कैसी है, संवैधानिक है, यानी वैधानिक है, विधिवत रूप से शांतिवादी है। शांतिवादी होने का मतलब है कि भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत ने कभी भी किसी भी राष्ट्र के ऊपर आक्रमण नहीं किया है। भारत में अनेक आक्रांताओं ने आक्रमण किया, अलग अलग जो देशों से आए थे, और आने के बाद में अलग अलग जगह पर, यानी अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के लोग थे। तो एक तरह का देखा जाए तो ये समन्वयवादी संस्कृति यहाँ देखने को मिली थी। तो भारत की राजनीतिक संस्कृति क्या है, संवैधानिक है, शांतिवादी है, यानी भारत हमेशा शांति प्रिय देश रहा है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का अनुसरण कर रहा है, और लोकतांत्रिक है, यानी सारी जो क्रिया या गतिविधियां होती है उसमें लोकतांत्रिक तरीके को बढ़ावा दिया जाता है। तो देखो, कुछ देशों की राजनीतिक संस्कृति हिंसक अथवा अलोकतांत्रिक हो सकती है। अब देखो, भारत ने कभी भी किसी भी देश के ऊपर हमला नहीं किया, लेकिन कई ऐसे देश हैं जिसमें हिंसा का सहारा लिया जाता है, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद की नीति अपनाई जाती है। तो ये जो तरीका है वो लोकतांत्रिक नहीं, अलोकतांत्रिक है। तो कई जगह लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति देखने को मिलती है, कई जगह अलोकतांत्रिक या हिंसात्मक राजनीतिक संस्कृति देखने को मिलती है। अब देखो, कहां देखने को मिलती है, या वर्तमान की बात करें या प्राचीन समय की बात करें, तो इनकी जो जानकारी हमें इतिहास से ही मिलती है। देखो, इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में राजनीतिक संस्कृति वहां की राजनीतिक निरंतरता का परिणाम है। निरंतरता का परिणाम का मतलब है समय परिस्थिति के अनुसार उसमें जो बदलाव हुए थे। जैसे 1215 में इंग्लैंड में नागरिकों के अधिकारों के लिए मैग्ना कार्टा, यानी नागरिकों को जो अधिकार प्रदान करवाए गए थे, तो ये निरंतरता का परिणाम है। जबकि फ्रांस की राजनीतिक संस्कृति फ्रांस की क्रांतियों का परिणाम है, यानी आज वर्तमान में फ्रांस की राजनीतिक संस्कृति अपन को जो देखते हैं ना, वो फ्रांस की क्रांतियों का परिणाम है। यानी वहां पर भी सर्वसत्ता या जो तानाशाही शासकों का राज था, और धीरे धीरे लोकतांत्रिक तरीका जो वर्तमान में प्रचलित है, तो इसके पीछे इन क्रांतियों का बहुत बड़ा योगदान है। यानी तानाशाह शासकों के विरुद्ध जनता ने बगावत की थी, क्रांति की थी, और आखिर में जाकर के इनकी राजनीतिक जो संस्कृति है उसमें बदलाव होता रहा।
तो इन सब की जो जानकारी हमें मिलती है इतिहास से। जो इतिहास है वो राजनीतिक संस्कृति के निर्धारित तत्वों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास में देखो, वर्तमान में धर्म राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी आज की राजनीतिक संस्कृति का जो निर्माण है या निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? धर्म का है। यानी जिस देश के अंदर बहुसंख्यक धर्म के जो लोग रहते हैं वो राजनीतिक संस्कृति अपने अनुरूप बनाने की कोशिश करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न देशों में बहुसंख्यक धार्मिक विश्वासों का मतलब है जो धर्म किसी देश में आधे से ज्यादा एक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। अब जैसे 50% से ज्यादा एक धर्म के और बाकी 4-5 धर्म वाले जो है वो 50% से कम है, मिलकर के 50% होते हैं। तो बहुसंख्यक धार्मिक विश्वासों के आधार पर राजनीतिक संस्कृति निर्धारित की जाती है। उदाहरण की बात ले अपन, तो जैसे पाकिस्तान की धार्मिक विश्वास की बात करें तो जिस समय भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान में करीबन 30% हिंदू थे, बाकी वाले मुस्लिम थे। तो 30% हिंदू, 70% के लगभग मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे। अब वहां की जो राजनीतिक संस्कृति है ना, वो मुस्लिम धर्म को मानने वालों ने अपने अनुरूप बनाई है। यानी आज वहां हिंदुओं की जो संख्या है वो करीबन 3-4% रह गई। यानी जबरन धर्म परिवर्तन करवा लिया या उनका शोषण कर लिया, वहां से निकाल दिया, इससे उनके साथ में शोषण होते रहे। तो देखो, धार्मिक विश्वास का भी राजनीतिक संस्कृति को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें देखो, विभिन्न देशों में बहुसंख्यक धार्मिक विश्वासों के आधार पर राजनीतिक संस्कृतियां निर्धारित की जाती है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में साम्यवादी का मतलब होता है सभी क्षेत्र, जाति, धर्म में समन्वय से भारतीय राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण होता है। जैसे अपन हमारे राष्ट्रीय व्यवस्थापिका की बात करें तो उसमें हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र के लोग हैं व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो भारत की जो राजनीतिक संस्कृति है वो कैसी है? समन्वयवादी है। अलग अलग विचारधारा के भी है, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं वो इस संस्कृति में देखने को मिलते हैं। और धीरे धीरे जैसे समन्वयवादी संस्कृति कैसे प्रचलित में गई या ऐसी व्यवस्था कैसे उत्पन्न हुई, जिसमें भारत में अनेक धर्म वाले लोग रहते हैं, अनेक जाति वाले लोग रहते हैं, अनेक क्षेत्रों में रहते हैं, अलग अलग विचारधारा के रहते हैं, अलग अलग रीति रिवाज के रहते हैं। तो इन सब में एक क्या है, भारत की जो राज व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है, सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है, सभी को समान अधिकार मिलते हैं, इसलिए ये समन्वयकारी स्वरूप देखने को मिलता है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम धर्म आधारित राजनीतिक संस्कृति देखने को मिलेगी। यानी विशेष रूप से ज्यादातर है वो कौन से धर्म पर केंद्रित होगी? मुस्लिम धर्म पर केंद्रित होगी। और इजराइल जैसे देश की बात करें तो वहां ईसाइयों का बोलबाला है, तो वो ईसाई धर्म पर आधारित राजनीतिक संस्कृति देखने को मिलेगी। तो धार्मिक विश्वास भी राजनीतिक संस्कृति को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद में अगला है भौगोलिक परिस्थितियां। भौगोलिक परिस्थितियां का मतलब है विभिन्न देशों की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो भौगोलिक परिस्थितियां भी राजनीतिक संस्कृति को निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो कैसे निभाती है, विभिन्न देशों की भौगोलिक परिस्थितियां भी वहां की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करती है। जैसे उपलब्ध संसाधन, यानी कई ऐसे देश हैं जिसमें आर्थिक संसाधन अनाप शनाप मात्रा में उपलब्ध है और कई ऐसे देश हैं जिसमें आर्थिक संसाधनों की कमी है। तो इन आर्थिक संसाधनों का, उपलब्ध संसाधनों का भी राजनीतिक संस्कृति को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरी, संसाधन के साथ साथ में जनसंख्या की प्रकृति, यानी उस देश में रहने वाले लोग किस प्रकृति के हैं। जनसंख्या तो विशाल है लेकिन मानव संसाधन के रूप में अगर नहीं है ना, तो ऐसी स्थिति में उस देश की राजनीतिक संस्कृति पिछड़ी हुई होगी, यानी विकसित अवस्था में नहीं होगी। उपलब्ध संसाधन, जनसंख्या की प्रकृति, और जनसंख्या की प्रकृति में जैसे एक मानव संसाधन के रूप में होते हैं, शिक्षा का लेवल ऊंचा होता है तो वहां एक विकसित संस्कृति देखने को मिलेगी। तो ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है राजनीतिक संस्कृति। कौन? भौगोलिक परिस्थितियां। भारत जैसे विशाल भौगोलिक परिवेश वाले देश की राजनीतिक संस्कृति
और छोटे यूरोपीय या अफ्रीकी देशों की राजनीतिक संस्कृति में अंतर होता है। क्यों? कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जो रीति रिवाज है, पहनावा है, उनकी जो अभिवृत्तियां हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, वो अलग अलग प्रकार की होते हैं। अलग अलग धर्म के लोग होते हैं और आर्थिक दृष्टि से कोई संपन्न होते हैं, कई गरीब होते हैं। तो इस आधार पर उन देश की संस्कृति और छोटे देश जैसे यूरोप देशों की बात करें, इंग्लैंड है, स्विट्जरलैंड है, इन देशों की तुलना करें तो उनकी संस्कृति और भारत की संस्कृति में अंतर दिखाई देगा। यूरोपीय अफ्रीकी देशों से अलग होगी। अब उसके बाद में अगला है सामाजिक आर्थिक परिवेश। सामाजिक आर्थिक परिवेश, सामाजिक यानी लोगों, समाज का जीवन यापन का तरीका, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वो भी राजनीतिक संस्कृति को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न देशों के सामाजिक व आर्थिक परिवेश के आधार पर राजनीतिक संस्कृति है वो अलग अलग होती है। यानी जिन देशों का सामाजिक और आर्थिक परिवेश जैसा होगा उसके अनुकूल ही उस देश की राजनीतिक संस्कृति होगी। सामाजिक व आर्थिक आधार पर राजनीतिक संस्कृति को 3 भागों में बांटा गया है। सामाजिक और आर्थिक आधार पर राजनीतिक संस्कृति को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है विकसित राजनीतिक संस्कृति, एक है विकासशील राजनीतिक संस्कृति और एक है अल्प विकसित या पिछड़ी हुई राजनीतिक संस्कृति। अब देखो, विकसित राजनीतिक संस्कृति किन देशों में देखने को मिलेगी? जिस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है, सामाजिक परिवेश यानी समाज के जो लोग हैं उनका शिक्षा का स्तर है जो ऊंचा है, पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादातर लोगों को रोजगार मिला हुआ है, तो उस देश की राजनीतिक संस्कृति विकसित अवस्था में होगी। और विकासशील में, इसमें जो देश ज्यादा पिछड़े हुए नहीं हर क्षेत्र में, यानी आर्थिक संसाधन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, शिक्षा का लेवल भी सामान्य है और लोगों के पास में ज्यादा यानी बेरोजगारी गरीबी उस राष्ट्रों में नहीं है, तो उस राष्ट्रों की जो राजनीतिक संस्कृति है वो विकासशील अवस्था में होगी। और अल्प विकसित या पिछड़ी हुई राजनीतिक संस्कृति उन देशों में होगी सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में भेदभाव हो रहा है। सामाजिक क्षेत्र में लोगों के साथ में जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा इत्यादि के आधार पर भेदभाव प्लस आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, समान अधिकार नहीं मिल रहा है, संसाधनों का अभाव है, शिक्षा का स्तर बिल्कुल न्यून है, तो उस देशों की राजनीतिक संस्कृति है वो अल्प विकसित या पिछड़ी अवस्था में होगी। उसके बाद में अगला राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विचारधाराएं। यानी अलग अलग देशों की अलग अलग विचारधाराएं हैं और विचारधारा के आधार पर ही राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण अलग अलग प्रकार से होता है। यानी किसी देश के अंदर उदारवादी विचारधारा चल रही है, कहीं साम्यवादी चल रही है, कहीं समाजवादी चल रही है, कहीं पूंजीवादी चल रही है, कहीं सर्वाधिकारवादी, उपयोगितावादी, ऐसे अनेक विचार अलग अलग राष्ट्रों में चल रहे हैं। तो अलग अलग राष्ट्रों की जो संस्कृति है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो देखो, विभिन्न देशों में अलग अलग विचारधारा के आधार पर अलग अलग राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। जैसे उदारवादी विचारधारा कहां चलती है? इंग्लैंड में मार्क्सवाद, रूस जैसे देशों में पूंजीवाद, अमेरिका में समाजवाद, भारत में उपयोगितावाद यानी जो विशेष वर्ग के हित की जो विचारधारा होती है, यानी इसमें ऐसे राष्ट्र जिसमें व्यक्तियों को, कुछ लोगों को विशेषाधिकार वगैरह दिए जाते हैं, यानी यहाँ स्थिति, आर्थिक स्थिति के आधार पर भी भेदभाव हो सकता है। सर्वसत्तावाद यानी तानाशाही का रूप है, ये राजतंत्र का रूप है। और संविधानवाद, जिस देश में सारा कामकाज विधिवत रूप से संवैधानिक प्रावधान के अनुसार होता है। तो ये अलग अलग विचारधारा के आधार पर अलग अलग देशों की जो राजनीतिक संस्कृति है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। इसके अलावा अन्य तत्वों की बात करें तो जिसमें अलग अलग देशों की जो भाषाएं हैं, अलग अलग देशों में जो रीति रिवाज है, अलग अलग देशों का जो शिक्षा का स्तर है वो एक समान नहीं होता है। तो इस प्रकार उन देशों की राजनीतिक संस्कृति में भी अंतर देखने को मिलता है। तो ये तो हो गए राजनीतिक संस्कृति के निर्धारित तत्व। अब अपन अगला पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति की प्रमुख विशेषता या लक्षण नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।